नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात और मैं हूं आपके साथ अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी हो गई है। समान नागरिक संहिता क्या कहती है ये सबको पता है कि ये एक से ज्यादा विवाह करने की अनुमति नहीं देती। ये बच्चों में बराबर के जो आपका जो संपत्ति है उसके बंटवारे का कानून बनाती है और यूसीसी में ऐसे कई प्रावधान हैं जो शायद एक समाज या दूसरे समाज के लिए वो उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल हो। कहा जा रहा है बार बार कि यह मुस्लिम वर्ग को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है, लेकिन यह बात सही है कि संविधान में समानता की बात कही गई है और देश के संसाधनों पर सभी का बराबर हक अगर है तो फिर उसके इस्तेमाल को लेकर के उसकी संख्या को भी समान रखने की जरूरत है। इस यूसीसी के पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं उसमें यह बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश में हालांकि सरकार ने औपचारिक तौर पर कहीं नहीं कहा कि वो यूसीसी लेकर के आने वाले हैं, लेकिन तैयारियां इसकी शुरू हो गई हैं और खास बात यह है कि इन तैयारियों के बीच बयान देकर के माहौल पूरी तरह बना दिया गया है, पर कोई भी आपको यह कहता नहीं मिलेगा कि हम इसे लागू कर रहे हैं। लागू होना चाहिए, यह बात खुद सीएम कह रहे हैं, विधायक कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं, पर कब लागू करेंगे या कब लागू होगा इस पर चुप्पी है। लेकिन कहा जा रहा है कि दिवाली से पहले प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, कांग्रेस कि मुस्लिम नेता इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में भी दिक्कत यह है कि वो कंफ्यूज नजर आ रही है। कोई आदिवासी के नाम पर कह रहा है कि गलत हो रहा है, पर दिक्कत यह है कि यूसीसी में आदिवासियों को फ्री रखा गया है, अलग रखा गया है। अब कांग्रेस में भी दो मत हैं, एक इसे लेकर के चुप्पी साधे हुए है और दूसरा मुस्लिम या आदिवासी पक्ष को लेकर इसका विरोध कर रहा है। तो क्या यूसीसी लाना मुसलमानों के लिए मुश्किल होगा, खतरे की घंटी होगा, या उनके लिए भी अच्छा होगा क्योंकि वहां पर भी चाहे महिलाएं हों चाहे बच्चे हों उन्हें संपत्ति का, लड़कियों को भी संपत्ति का अधिकार मिलेगा। ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जो अच्छे वो इसमें जुड़ जाएंगे। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है। ध्यान से सुनिएगा उनका बयान। वो कह रहे हैं कि लागू होना चाहिए। अब सीएम का यह कहना, इसका मतलब ये इशारा है, अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन इसकी तैयारी हो रही है। इसीलिए ये आज का डिबेट है और इसीलिए बात निकलकर सामने आई कि एमपी सरकार मन बना चुकी है कि एमपी में अब यूसीसी लागू होगा। सुनिए। चोर फांस बाकी है और कांग्रेस की थोड़ी सांस बाकी है, क्योंकि ये सांस अटकी है उन सारे कारणों से जिसने देश ने कीमत चुकाई है। कॉमन सिविल कोड की तरफ भी देश बढ़ रहा है और प्रदेश बढ़ रहा है हमारे उस भाव की तरफ से। जब एक देश एक निशान एक प्रधान 1951 में कहा था, आने वाला समय भी क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या ऊंचा क्या नीचा, क्या अच्छा क्या बुरा, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है उस कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हमारी सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और आइए अब आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर आरिफ मसूद, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, वो किस तरह से बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और उनकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। वो इसे मुसलमान विरोधी बता रहे हैं और उधर रामेश्वर शर्मा जो बीजेपी के विधायक हैं वो क्या जवाब दे रहे हैं। दोनों के बयान सुनिए। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वो यूसीसी जैसे गंभीर विषय पर आज मध्य प्रदेश ने अपनी राय प्रकट करके और उसकी तैयारी शुरू की है। भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने तो कई प्रदेशों में सीधे जाकर ये बात भी कही है कि तत्काल ये बिल्कुल लागू किया जाए, जिससे जो जनसंख्या की लगातार वृद्धि हो रही है और एक कौम 5 बीवी 25 बच्चे जो लगातार पैदा करके हिंदुस्तान को नया जो है आबादी का संकट खड़ा कर रही है, इससे भी निपटा जा सकता है। जब इस देश में सबके लिए सामान्य कानून की बात होती है, सबको शिक्षा चाहिए, सबको रहने के लिए घर चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, तो सबको इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि सबको बच्चे भी फिर उस हिसाब से पैदा करना चाहिए। और कांग्रेस गैस दे नहीं पा रहा है जनता को प्रदेश की, किसान खाद के लिए परेशान है। मुख्यमंत्री को बहाना चाहिए था जनता का दिमाग बांटना है, तो अब कुछ दिन के लिए यूसीसी में लगा दो, केवल इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ना ये यूसीसी लागू करना है तो ट्राइबल का क्या होगा, बुद्धिस्ट का क्या होगा, सिखों का क्या होगा। सबके रिलीजियन शादी मैरिज के सिस्टम अलग है, कैसे बनेगा ये इनको देखना पड़ेगा। ये देश के साथ अच्छा नहीं है, ये अन्याय होगा और हम इसका भरपूर विरोध करेंगे।
तो फिर नवनीत राणा और जो मोहन भागवत कह रहे हैं, आरएसएस कह रहे हैं ये बच्चे ज्यादा पैदा करो, उस पर भी रामेश्वर जवाब दे दे। वो भी तो कह रहे हैं तो मियाँ भाइयों के बच्चे रोकना चाहते हो, दूसरों के बढ़ाना चाहते हो, ये क्या? तो स्पष्ट है आरिफ मसूद बिल्कुल तय कि ये कांग्रेस को रोकने की, कांग्रेस माफ कीजिएगा, कांग्रेस के मुस्लिम जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों को रोकने की साजिश साफ तौर पर स्पष्ट तय है। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं, बड़े नेता, वो कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। वो इस मामले पर खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जब भी हम उनसे पूछते हैं वो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, पार्टी तय करेगी। आपको उमंग सिंगार और गोविंद सिंह का बयान सुनाते हैं और आप समझ जाएंगे कि किस तरह से कंफ्यूजन लग रहा है यूसीसी के मुद्दे पर कांग्रेस के अंदर। सुनिए। भाजपा के राज्य वहां तो लागू कर रहे, तो केंद्र का इनका डबल इंजन की सरकार के आदेश होंगे दोनों बाबाओं के। लेकिन मैं समझता हूं कि यूजीसी के अंदर क्या क्राइटेरिया रहेगा मध्य प्रदेश को लेके, क्या नियम बनेंगे, क्या कानून पास होगा, उसके पहले जनता के सामने आना चाहिए ताकि जनता की राय आ सके। पहले प्रदेश की जनताओं से राय होना चाहिए, उसके बाद सरकार की मंशा है। चूंकि बहुमत में तो लागू करा लेंगे, लेकिन जनता को विश्वास में लिए बगैर लागू नहीं होना चाहिए। जब बात आएगी, जब चर्चा होगी, तो पक्ष विपक्ष सब बातें होगी, सामने होगी, उसके बाद विचार किया जाएगा। हम तो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। जो हमारा नेतृत्व जो निर्णय लेगा उसमें गोविंद सिंह की हार है। जो घोषणा करेंगे उसमें हम शामिल होंगे। और आज सवाल क्या है, सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। सवाल देखिए, एमपी में यूसीसी लाने की तैयारी, बीजेपी कांग्रेस में टेंशन भारी। यूसीसी पर खुलकर कोई बयान नहीं आया, क्या जानबूझकर माहौल गया बनाया? कब आएगा, क्या उसके प्रावधान होंगे, अभी क्लियर स्थिति नहीं। कांग्रेस बोली मियां भाई के बच्चों को रोकने की तैयारी, आदिवासियों से भी करो राय शुमारी। ये बात कह रहे हैं, ये इन वर्गों का क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रभावित यही होंगे। एमपी में सभी के लिए जुर्म होगी, एक से ज्यादा शादी। यूसी से कितने सहमत होंगे मुस्लिम और आदिवासी? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सीधे रुक कर लेता हूं उन खास मेहमानों का। मेरे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता इकबाल खान साहब जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार उज्जवल शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मेरे साथ प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी जुड़ गए हैं, समाजशास्त्री, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए इकबाल खान साहब आपके पास आता हूं। इकबाल जी, जरा मुझे ये बताइए कि यूसीसी को लेकर के माहौल बनना शुरू हो गया है। आदिवासियों को लेकर चिंता उमंग सिंगार जी जता रहे हैं, लेकिन जहां जहां यह लागू हुआ है हमने देखा है कि आदिवासियों को इससे अलग रखा गया है। अब कांग्रेस कहती है कि सीधे तौर पर मुस्लिमों को टारगेट करने की कोशिश है, लेकिन बीजेपी के पास अपने तर्क हैं। समान अधिकार हैं तो समान जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए, संसाधनों पर सभी का बराबर हक है। ये नहीं कि एक परिवार के 20 लोगों को मुफ्त का राशन मिले और एक परिवार के 2 लोगों को, इस तरह के तर्क दिए जाते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा तो ये बोलना है कि ये तो सिर्फ टारगेट खाली मुसलमानों को करने का है, और अगर यूजीसी अगर आप लागू कर रहे हैं तो इसको पारदर्शी होना चाहिए। सभी समाज को लेकर इसका पारदर्शी निर्णय लेना चाहिए। आप अगर गवर्नमेंट में बैठे हैं तो आप ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर लें, आप पारदर्शी रखिए। जो आदिवासियों के लिए कई बार नियम बने लेकिन वो लागू नहीं हुए, वो अभी भी पड़े हुए हैं पेंडिंग में। तो आप यूजीसी जब लागू कर रहे हैं तो सारे समाज को लेकर चलिए, सारे समाज से आप उसको निर्णय करिए। आप बहुमत सिद्ध कर लेंगे, लेकिन जनता का क्या, समाजों का क्या? वो समाज को भी तो आप कॉन्फिडेंस में अपने उसमें लेके चलिए ना आप। ठीक है, तो आप चाह रहे हैं कि समाज के साथ इस पर चर्चा हो। आप अकेली थोड़ी हैं, पूरे बिल्कुल बिल्कुल साहब, सारे समाजों को लेकर चलना चाहिए। समाज में चर्चा होना चाहिए इस पे कि भाई ये चीज़ ठीक है, नहीं है, क्या है। आप मतलब अपने संसद में आप उसको प्रस्ताव को पास करा लेंगे, बहुमत करा लेंगे, उससे कोई होना नहीं है। बाकी जनता तो परेशान होगी, जो समाज है वो तो परेशान होंगे। समाज को भी तो आप लीजिए, पारदर्शी रखिए, इसको पारदर्शी रखिए जनता के सामने साहब। ये ठीक है, चलिए मैं जल्दी से पारदर्शी नहीं रखेंगे तो आप ये निर्णय तो आप कुछ भी ले लें, आप गवर्नमेंट में आप तो कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, डॉक्टर गुलरेज शेख साहब आपके पास आता हूं। आप चूंकि मुस्लिम भी हैं और बीजेपी के लीडर भी हैं, कैसे इस बात को आप जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि कहा जा रहा है बार बार कि ये बिल मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, उनके धार्मिक रीति रिवाजों में, उनकी रिश्ते नातों की जो तरीके हैं उसमें दखल अंदाजी है सीधे। क्या कहेंगे आप?
अभिलाष भाई, मैं एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी हूँ, केवल मुस्लिम नहीं हूँ, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी हूँ और प्रैक्टिसिंग भाजपाई भी हूँ। तो मैं उस पर दो तीन चीजें, मैं सामाजिक दृष्टिकोण भी सामने रखूंगा और वैचारिक भी। देखिए, वैचारिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो जब से हमारे बीज पड़े हैं भारतीय जनसंघ से, तब से ये हमारे वैचारिक बीज में है कि सबके लिए हिंदुस्तान में एक जैसा कानून होना चाहिए और उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस विचारधारा को लेकर चलता है। अब जहां तक आप समाज की बात करें तो सामाजिक तौर पर मुसलमानों को, विशेषकर मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ना और लाभ ही होना है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? देखिए, इसी प्रकार के तरह ये ट्रिपल तलाक, जो कि बेसिकली इस्लाम में भी हराम है, मैं फिर कह रहा हूं ट्रिपल तलाक इस्लाम में भी हराम है, उस कुप्रथा को जब खत्म किया मोदी जी की सरकार ने, तब इसी प्रकार के तर्क कांग्रेस और उनके कुछ लोगों के द्वारा रखे जाते थे कि इससे समाज की चीजों में हस्तक्षेप होगा, ये होगा, वो होगा। आप एक जगह बताइए कि ट्रिपल तलाक के रोक के कानून के बाद कहीं भी कुछ समस्या हुई? क्या समाज में कुछ शादियां होना बंद हुई या तलाक होना बंद हुए? सब हो रहा है, लेकिन जो चीजें गलत होती थी वो उसके ऊपर एक विराम लगा है। और फाइनली मैंने तो कुछ आंकड़े ये भी पढ़े कि इससे तलाक की दर कम हो गई मुसलमानों में। अब जहां तक कि 4 शादी 3 शादी की बात है, मैं आपसे पूछता हूं कि एक मुसलमान बता दीजिए, मेरा एक मुसलमान मित्र नहीं है जिसकी 4 बीवियां हों। तो जैसे समाज में हर कोई रहता है वैसे ही मुसलमान है। आप उनको एक अलग तरह का बताकर एक भाव अलग पॉलिटिकली क्रिएट करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और बहुत सारी चीजें और भी है। अभिलाष भाई, मैं पूछना चाहता हूं, हमारे अगर कोई बीच में कोई वकील बैठा हो कि अगर इस्लामिक जो लॉ है या मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके हिसाब से हिबा हो जाता है प्रॉपर्टी में, और हिबा एक तरह की वसीयत होती है जिस पर रजिस्ट्रेशन नहीं होता, रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं होता। अब आप मुझे बताइए कि क्या उसकी कानूनन वैधता कितनी है, कौन सी कोर्ट मानती है, कौन सी नहीं मानती? तो वो अपने आप पे ऐसी चीज होती है जो लॉन्ग टर्म में परिवारों को खराब करती है, क्योंकि कोर्ट्स उसको मानती नहीं है और वो लोग हिबा कर देते हैं। जब हिबा करते लेकिन हैं तो लेकिन डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, मेरा सवाल ये है कि आप इतना समझते हैं, आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, आरिफ मसूद साहब भी अपने आप को प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बताते हैं। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ मियां भाई के बच्चे रोकने की साजिश है, उनके बच्चे रोको और दूसरों के बढ़ाओ। तो दो जनप्रतिनिधि, दोनों प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, दोनों की सोच में इतना डिफरेंस इस यूसीसी को लेकर क्यों है? देखिए, आरिफ मसूद साहब एक प्रैक्टिसिंग कांग्रेसी भी है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने के साथ में। अब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कितने हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उनको जानता नहीं हूँ पर्सनल। जो खुल के सच्चाई है वो बोल रहा हूँ मैं, इसलिए मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है और ये भी नहीं बोलूंगा है, लेकिन वो प्रैक्टिसिंग कांग्रेसी है और प्रैक्टिसिंग कांग्रेसी होने के नाते झूठ बोलना उनका कर्तव्य बनता है, लोगों को, समाज को बांटना उनका कर्तव्य बनता है। तो ये वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इस पूरे मामले को लेकर के मैं प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी के पास आ जाता हूं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, सबसे बड़ा सवाल देखिए यूसीसी को लेकर के जब भी होता है तो वो यही होता है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक खास कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, और अभी जिन राज्यों में इसे लागू किया गया है, उत्तराखंड हो या फिर और भी बाकी जगह जहां पर इसे पार्शली कहीं कहीं पूरी तरह से लागू किया गया है, क्या उसके रिजल्ट्स किस तरह के आए हैं, समाज में उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? सर जी, तो शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए, पर एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया जा रहा है, सारी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। इस पर मैं बाद में आऊंगा कि कैसे ये सारी कम्युनिटी को टारगेट कर रही है, लेकिन उससे पहले एक बात और मैं कहना चाहूंगा जी। यूसीसी एक मिथ है। हमें ऐसा लगता है कि ये जो नारे आते हैं ना कि एक राशन कार्ड, एक वोटर कार्ड, एक कानून, ये एक मिथ है जी। क्योंकि जब आप देखेंगे, क्योंकि हमने एक किया ही नहीं, इस समाज में इतनी विभिन्नता है कि हम एक क्योंकि इस तर्क पर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये वैसा ही तर्क होता है कि किसी को किसी खास सामाजिक अनुभव के आधार पर या सामाजिक वंचना के आधार पर विशेष तौर पे प्रिविलेज क्यों दिया जाए। अगर इसी तर्क को हम मानने लगे तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। जो लोग कहते हैं ना कि एक राशन कार्ड होना चाहिए, एक वोटर कार्ड होना चाहिए, एक इलेक्शन होना चाहिए, उनसे पूछ लीजिए अगला सवाल, क्या वो इस बात के लिए तैयार है कि एक सैलरी भी होनी चाहिए? वो इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे। ये बात समझाने का तरीका है केवल, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे।
दूसरी बात जो आपने बोला कि क्या ये खास कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है, मुझे लगता है कि एक कम्युनिटी को नहीं, सबको टारगेट कर रहा है। और ये इससे हिंदू ज्यादा टारगेट हो रहे हैं, मुसलमान भाई तो जो टारगेट होंगे सो होंगे ही। देखिए इस तरह के जो, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले वो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई साहब बता रहे थे कि उनका एक भी मित्र ऐसा नहीं है जिसने 4 शादियां की। ये बड़ा लोक लुभावन एक किस्म की बातचीत है कि कोई 4 शादी कर लेगा, कोई 3 शादी कर लेगा, ऐसा कतई नहीं होगा। अरे इस जमाने में एक कर ले वही बहुत ज्यादा है। ये कुल मिलाकर के मुख्य एजेंडा से आपको अलग हटाना, क्योंकि सत्ता हमेशा एक अनपढ़ बनाए रखने की साजिश रचती है और उसमें धर्म और इस तरह के जो इमोशनल मामले हैं वो बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये केवल एक कम्युनिटी के विरुद्ध साजिश बिल्कुल नहीं। ठीक, ये लगभग वो, देखिए आप जानते हैं, आप जैसे सीजन्ड पत्रकारों से ज्यादा कौन जानता हो कि किसी भी मुद्दे से ध्यान हटाना हो तो इस तरह का एक मुद्दा छेड़ दो। तो इसलिए मैं पहले 2 बातें कहूंगा। यूसीसी एक काल्पनिक चीज है, वैसा हो ही नहीं सकता है, व्यवहार में वैसा लागू करना असंभव है। दूसरा कि ये किसी एक कम्युनिटी को नहीं है, सारी कम्युनिटी को टारगेट कर। ठीक है, अगर कोई आपके सवाल होते मैं जवाब। ठीक है, ठीक है अजय जी, मैं अब जल्दी से आ जाता हूं। उज्ज्वल शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्ज्वल जी देखिए, आदिवासी वर्ग को लेकर के उमंग सिंघार चिंता जता रहे हैं, लेकिन हमने देखा इससे पहले यूसीसी जहां लागू किया गया वहां आदिवासियों को कुछ मामलों में छूट दे दी गई है, जिस पर उन्हें आपत्ति है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की बात चलती है तो सरकार पहले शराबबंदी की, बीजेपी जब रहती है विपक्ष में तो कहती है शराबबंदी होना चाहिए, और सत्ता में आती है और कांग्रेस भी शराबबंदी का वादा करके सत्ता में आती तो कहती है आदिवासियों की परंपरा, हम कैसे शराबबंदी कर दें। उनके मंत्री कह देते हैं ये बात। तो ये आदिवासियों को छूट दे दी जाएगी, मुस्लिम को छूट नहीं मिलेगी, बाकी चीजों को नहीं मिलेगी, ये पॉलिटिकल मैसेज कन्वेइंग ज्यादा हो रही है जैसा कि अजय जी बोल रहे हैं, या आपको लगता है इससे समाज में वाकई में सुधार होने जा रहा है? चाहे वो वसीयत का मामला हो, चाहे वो लड़कियों के पास उनके वैधानिक अधिकार जो हैं वो बढ़ जाएंगे, इस तरह की चीजें हों, कितना इंपैक्ट आ रहा है? और इससे पहले जो दूसरे राज्यों में जहां आया वहां पर क्या इंपैक्ट दिखा है सर? देखिए, पहले तो जो बात चल रही है कि ये किसी एक धर्म को टारगेट करके है, तो वो तो बिल्कुल नहीं है। यह संविधान के अनुरूप जो है उसी अनुरूप मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। ये अपने मुख्यमंत्री स्पष्ट तौर पर बोल चुके हैं कि इसे संविधान की भावना के अनुरूप ही लागू किया जाएगा। इसमें जो हमारे समाज में जो विसंगतियां हैं उन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा कि कहीं जो शादी, तलाक और संपत्तियों के विवादों को लेकर के जो अलग अलग तरह के पर्सनल लॉ बने हुए हैं उन पर्सनल लॉ को खत्म करके एक लॉ लागू किया जाएगा। यह इस विषय में किया जाएगा। अब इसमें जो राजनीतिक रूप से जो मतलब कई तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं वो भी सिर्फ कयास ही हैं। जब इसका पूरा सरकार जब इसका विधेयक पेश करेगी, जब पूरा उसमें अपने लॉ बनाएगी, तब ये स्पष्ट होगा कि सरकार क्या कर रही है। अभी जो चर्चा है कि आदिवासियों को इससे दूर रखा जाएगा, वो मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कह चुके हैं कि आदिवासियों की परंपराओं से किसी तरह खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, उनकी जो परंपरा है उनको दूर रखा जाएगा। इसी तरह गुजरात और उत्तराखंड में भी किया गया, वहाँ पर भी इनको अभी अलग ही रखा गया है। गुजरात में भी आदिवासियों की जो परंपराएं हैं उनको नहीं छेड़ा गया है और उत्तराखंड में भी कुछ हद तक इनको अलग रखा गया है। तो मध्य प्रदेश में भी जो कानून बनेगा वो इसी तरह से बनाया जाएगा। इसमें भी हो सकता है कि आदिवासियों को दूर रखा जाए और जो बाकी जो विसंगतियां चल रही है संपत्ति को लेकर के, शादी को लेकर के, तलाक को लेकर के, उन चीज़ों को इसमें जोड़ा जाएगा। तो इसमें किसी धर्म या किसी विशेष को लेकर के ऐसा कुछ होने वाला नहीं नजर आ रहा है। बाकी तो ये पूरा जब विधेयक पूरा आएगा, जब पूरा कानून बनेगा, तभी कई बातें स्पष्ट होगी। अभी तो ये सिर्फ कयासों के आधार पर ही सब कुछ भ्रांतियां चल रही हैं, इसमें भी कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है। जी ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं इस पूरे मामले पर। इकबाल जी आपके पास। इकबाल जी देखिए, ये बार बार दलील दी जाती है कि रूढ़िवादी परंपराएं जो कि मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई हैं, उन्हें जब भी वो दूर करने के लिए जाते हैं तो ये बार बार दीन पर, हमारे मजहब पर, हमारी आज़ादी पर हमला करके कहा जाता है। ट्रिपल तलाक का जिक्र डॉक्टर गुलरेज शेख साहब ने किया था। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि बच्चियों को अगर वसीयत संपत्ति में अधिकार दिलवाने के लिए यूसीसी लाया जा रहा है तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। बेटियों को जब बाकी समाज बराबरी का हिस्सा दे रहा है तो मुस्लिम समाज को भी आगे आना चाहिए, और आगे आना चाहिए कानूनी तौर पर। तो बहुत सारी अच्छी सी चीज़ें भी हैं यूसीसी में। तो क्या आप इसका खुलकर के विरोध करेंगे, समर्थन करेंगे, या कहेंगे कि पहले हमें पॉइंट बता दीजिए, हम देख लेते हैं किस पर आपत्ति है किस पर नहीं, उसके बाद हम इस पर एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का सील लगाएंगे?
देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि जितने भी समाज हैं, उन समाज के जो मुखिया हैं उनको बुला के आपने कोई चर्चा करी, उनसे कुछ सहमतियां ली आपने? भाई समाज और सहमति, समाज के जो अध्यक्ष हैं उनसे सहमति लेंगे आप, तो आगे फिर वो बात जनता में जाएगी, उनके समाज में जाएगी, निचले स्तर में जाएगी, तभी तो आगे उसको पारदर्शी अपन कर पाएंगे। आप अकेले कुछ लोग मिलके आप उसको यूसीसी का आप बना लें तो उसका क्या है? अब वो जैसे अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि वो आरी मसूद झूठ बोलते हैं, अब ये ऐसी लैंग्वेज मतलब बोलना नहीं, अब झूठ बोलने के लिए अपन बोलेंगे तब बहुत से लोग झूठ बोल रहे हैं। हर कांग्रेसी झूठ बोलता है, राहुल गांधी से शुरू कर दो। ना एक मिनट ठीक है गुलेश शेख साहब, एक मिनट, नेहरू से लेकर ना गुलेश शेख साहब, हम बीजेपी कांग्रेस पर नहीं, ना गुलेश शेख साहब, ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी उनकी बात करने दीजिए। मैंने किसी समाज के बारे में, किसी पार्टी के बारे में नहीं बोला। मैंने जो आपने बोला मैं उस चीज पे आपका उसको उत्तर दे रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि हाँ, अगर ये होता है ये तो उसको पारदर्शी करके आप करिए ना लागू, कौन मना कर रहा है? पारदर्शी करिए। अब जो समाज जिसको पसंद नहीं है वो विरोध करेगा। ठीक है, मैं आ जाता हूं। लेकिन आप जितने समाज के अपने जितने भी अध्यक्ष हैं उनको तो आप बुला के कम से कम उनसे तो आप सहमति लीजिए। ठीक है, अभी तो देखिए, लेकिन ये कहा जा रहा है ना बार बार इकबाल जी कि अभी तो केवल विचार किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि दूसरे राज्यों में, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि दूसरे राज्यों में, गुजरात हो या उत्तराखंड, वहां की स्टडीज कीजिए, फिर हमें बताइए, हो सकता है उसके बाद आप लोगों से चर्चा हो, फिर आप स्वागत करेंगे इसका। नहीं, आप फिर देखिए, फिर अगर पारदर्शी रहेगा तो फिर अगर नियम सही है तो उस आदमी समर्थन करेगा। लेकिन आप उसको पारदर्शी सब सहमति तो लाइए, सब जितने भी समाज है उनके पर, उनके अध्यक्ष के ऊपर समझ तो लाइए, उनसे सहमति तो लीजिए आपके, उनको समझ में आएगा तो फिर अपने आप ही नीचे अफसर पर समझ में आ जाएगा सबको। ठीक है, डॉक्टर गुलेश शेख साहब, आपने जब पिछले सवाल का जवाब दिया था तो आपने उत्तर इसी से दिया था कि बीजेपी आरएसएस इसी विचारधारा का रहा है कि समान चीजें होनी चाहिए तमाम देश में, हर तरह से, चाहे एक झंडा हो, एक निशान हो, एक संविधान हो। लेकिन आप यूसीसी, यूनिफॉर्म कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं आप, लेकिन आप ये बताइए कि यूनिफॉर्म कहां है साहब? गुजरात में जो यूसीसी लागू हुआ है वो उत्तराखंड से काफी अलग है। मध्य प्रदेश में जो आएगा वो आप कह रहे हैं हम अपने हिसाब से बनाएंगे, और दलील ये दे रहे हैं कि देश में सबके लिए एक कानून हो। तो ये तो आप खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। अगर यूसीसी लागू करना चाहिए तो केंद्र को करना चाहिए और पूरे देश पर लगाए, तब तो यूसीसी की अवधारणा जो आप एक संविधान, एक विधान, एक निशान की बात करते हैं वो है। ये आप सियासी फायदे नुकसान के हिसाब से इस राज्य में इसमें यह शर्त जोड़ दी, उस राज्य में वो शर्त जोड़ दी, तो फिर ये यूसीसी कहां रहा? ये तो मुस्लिम पर्सनल लॉ हो गया, या फिर हिंदू विवाह अधिनियम, बस अंतर नाम बदल दिए। अब पहले हिंदुओं के हिसाब से हो रहा था, मुस्लिमों के हिसाब से हो रहा था, बीजेपी के हिसाब से हो रहा है। ये आरोप भी आप पर लग रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। नहीं, आरोप लगाने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन आप देखिए कि ये उसी तरफ लेके जाने का एक प्रयास है, क्योंकि जो समाज होता है, समाज हमेशा एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है। वो जो कानून होता है वह भी जटिल ही होता है। उसको सुचारू बनाना, उसको आसान बनाना एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के लिए, तो हम पूरा एक साथ पूरा प्रयोग नहीं हो रहा है, वो स्टेप बाय स्टेप और स्टेट बाय स्टेट किया जा रहा है। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि हर राज्य विभिन्न होता है, उसमें भिन्नता होती है। तो उन भिन्नताओं को मद्देनजर रखते हुए जब सारे राज्यों में एक यूसीसी बन जाएगा, फिर उसका फ्रेमवर्क पर एक नेशनल यूसीसी हो जाएगा। लेकिन मैं तो इकबाल साहब से ये पूछना चाहता हूँ, इकबाल साहब ने बहुत सारी बातें की, मुझे ये बताने की कष्ट करें, क्योंकि कांग्रेस को महोदय ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीवी पे, आपके चैनल पर, कि इस पे आपका ओपिनियन मद्देनजर नहीं रखता है। कांग्रेस पार्टी का ओपिनियन क्या है, ये बोलिए आप। कांग्रेस पार्टी का ओपिनियन, बिल्कुल इकबाल जी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुस्लिम कांग्रेसी लीडर कुछ कह रहे हैं, आदिवासी कांग्रेसी लीडर कुछ कह रहे हैं, और जो दूसरी कैटेगरी के कांग्रेसी लीडर है वो कुछ कह रहे हैं, और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कह रहे हैं जो ऊपर वाले कहेंगे वो हम करेंगे। तो कांग्रेस अभी तक कंफ्यूज है क्या यूसीसी को लेकर? सर वो इसीलिए, वही तो बोल रहा हूं ना, पारदर्शी नहीं है, इसलिए कांग्रेस कंफ्यूज है अभी। ठीक है, आप जब उसको पूरा पारदर्शी रखेंगे तो कांग्रेस कंफ्यूज नहीं रहेगी। अब रहा मुस्लिम होगा तो मुस्लिम को आप, हमारे जो भोपाल के शहर काजी हैं, आप उनको बुलाइए, उनसे निर्णय लीजिए, वो उनसे बताइए, वो सहमति देंगे तो आप मुस्लिम भी आपका सपोर्ट करेगा। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं। समाज का, मेरे मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो या कोई भी समाज हो, तो उनसे आप सहमति लीजिए, उनको बताइए ना पारदर्शी कि आप ये चीज है यूसीसी।
ठीक है। प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी, मैं आपके पास एक लार्जर सवाल लेकर आ रहा हूं। इकबाल जी, एक मिनट। बहुत बड़ी बहस इन दिनों सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, और आपको पता है वो एक धर्म विशेष के पूजा पाठ में महिलाओं के भागीदारी से लेकर चल रही है, और एक सबसे बड़ा जजेस का पैनल बैठा हुआ है, और हम देख रहे हैं कि वहां पर सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है कि कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता कि क्या अंधविश्वास है और क्या धार्मिक रीति रिवाज है, और ये धार्मिक रीति रिवाज क्या है या अंधविश्वास क्या है, ये तय करने की आजादी हमारे पास शासन को, सरकारों को दी जानी चाहिए। अगर उसमें यह निकल आता है कि यह हमें लगता है कि अंधविश्वास है, फिर आप अंधविश्वास की श्रेणी में लेकर उसके लिए कानून, अदालत बता दे कि यह कानून है। तो वो जो सरकार ये कोर्ट में भरे, सबसे बड़े कोर्ट में यह कहती है कि धार्मिक आजादी में कोर्ट का इंटरफेरेंस भी उसको नहीं चाहिए रीति रिवाज और अंधविश्वास में तय करने के लिए, वही गवर्नमेंट या बीजेपी की सरकारें राज्य में कहती हैं कि आप कैसे शादी करेंगे, बच्ची को देंगे अपनी पैतृक संपत्ति या नहीं देंगे, उसमें हम डिसाइड करके बता देंगे। तो यह विरोधाभास लगता है, क्योंकि आप एक तरफ दलील देते हैं आपकी स्वतंत्रता की, संविधान के अधिकार की, और दूसरी तरफ उसी को लेकर के काउंटर किया जाता है कि आप हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो दोनों तरफ, उधर भी दलील इधर भी दलील, कैसे चलेगा सर? तो अभिलाष जी, देखिए, संक्रमण के दौर से गुजरते हुए समाज की हमेशा एक त्रासदी रही है। वहां परिवर्तन की रेखाएं एकदम स्पष्ट नहीं होती, और जब परिवर्तन की रेखाएं स्पष्ट नहीं होती हो तो वो विरोधाभास बार बार उभरते हैं, जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में एक नजरिया, केंद्र सरकार का एक नजरिया, राज्य स्तर पे अलग नजरिया, इसको अगर आप इस नाते समझना चाहें कि हम कोई तार्किक काम कर रहे हैं, तब तो हम उस दृष्टिकोण से इस बात को नहीं समझ पाए। अगर हम ये समझना चाहें कि हम एक राजनीति कर रहे हैं, तब हम समझ जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में हमें यह समझना होगा कि हमारा देश एक संविधान से चलता है। हम वहां तक तो आपको धार्मिक आजादी दे सकते हैं जी, जब तक संविधान का बुनियादी ढांचा पे कोई छेड़छाड़ ना हो, बुनियादी ढांचा जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनक्रोच ना हो, वहां तक तो हम धार्मिक आजादी। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आप ये कहें कि हम महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं, चाहे बेशक किसी भी धर्म हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई और धर्म, ये स्वीकृत नहीं होगा। ये किसी भी हालत में स्वीकृत नहीं होगा, क्योंकि संविधान सबको बराबर मानता है। लेकिन जो आपने दूसरी बात कही कि राज्य स्तर पर फिर अलगाव क्यों, तो इस बात को समझने के लिए हमें समाज शास्त्र से ज्यादा हमें राजनीति को परखना होगा, एक बात। दूसरी बात कि कानून भी प्रचलन को महत्व देता है। अगर लंबे समय तक आपके यहाँ कोई प्रचलन है, तो कानून, जितने भी हमारे फैसले होते हैं जी, उस पे सुप्रीम कोर्ट या बड़ी कोर्ट उन प्रचलन को अपने दायरे में समेटती है, चाहे वो आदिवासी समाज का प्रचलन हो, या फिर किसी अल्पसंख्यक समाज का प्रचलन हो, या बहुसंख्यक हिंदू समाज के प्रचलन। वैसी परिस्थिति में हम उसे एक संवैधानिक प्रक्रिया के बराबर का दर्जा देते हैं, ठीक, बशर्ते कि ये स्थापित किया जा सके कि ये प्रचलन लंबे समय तक है। लेकिन हाँ, वो प्रचलन संविधान की बुनियादी ढांचे से न टकराए। इस नाते जो आपने जो सवाल किया वो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और मुझे लगता है कि वो अपने आप में उत्तर दे रहे हैं। मैं तो बस उसमें इतना जोड़ रहा था कि उसे किसी सिद्धांत से समझा जा सकता है, तो सांस्कृतिक या सामाजिक सिद्धांत के बरक्स केवल राजनीतिक सिद्धांत से समझा जा सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। ये पूरा मामला दिखाया भले ही सांस्कृतिक या सामाजिक दिखाया जा रहा है, पर इसके पीछे पूरी तरह से राजनीति शास्त्र जो है वो इंप्लाई हो रहा है। मैं जल्दी से उज्जवल जी के पास आता हूं। उज्जवल जी, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। अभी मैंने सबरीमाला का जिक्र किया था, एग्जांपल दिया था कि वहां कुछ स्टैंड है, यहां कुछ स्टैंड। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। गौ वंश के हत्या या गौवंश को, गौ मांस को खाने को लेकर बीजेपी में ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग मत हैं। यहां यह धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मैटर है, और वहां पर्सनल चॉइस का अधिकार जो संविधान ने दिया वो है। यहां धर्म है, वहां संविधान का अधिकार है। तो वहां यह दलील दे दी जाती है कि भाई हमें तो खाने का अधिकार दिया संविधान में, हम कुछ भी खाएं। और बीजेपी के नेता देते हैं, केंद्रीय मंत्री देते हैं, किरण रिजिजू जी देते हैं कि हम तो खाएंगे, हम खाते हैं। और यहां यह कहते हैं कि किसी ने खाया तो उसकी जबान निकाल लेंगे। तो भाई जब ये एक्सेप्टेंस है हमारे समाज में, विद इन दी पार्टी है कि सभी जगह हालात एक जैसे नहीं हो सकते, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो धार्मिक हो,
तो फिर यूसीसी का जो आगे का प्लान बता रहे हैं डॉक्टर गुलरेज शेख साहब कि पहले राज्यों में लाएंगे, हालांकि उसका फिर नाम यूनिवर्सल या यूसीसी ना होकर के उसका पर्सनल कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, क्योंकि वो फिर राज्यों का पर्सनल है, सब राज्यों के अलग अलग है, और जिस दिन केंद्र लागू करे उस दिन यूसीसी होना चाहिए उसे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये मामला इतना आसान रहेगा, क्योंकि ये हिंदी भाषी क्षेत्रों में तो चल जाएगा, ये साउथ की तरफ जब बढ़ता जाएगा तो क्या आपको लगता है, क्योंकि वहां ईसाइयों की कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, कुछ में मुस्लिमों की कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, वहां ये चीजें लागू हो पाएंगी क्या? देखिए, इसके पीछे जो है ये बीजेपी शासित राज्यों में तो सरकार इसे लागू करवा लेगी जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, पर जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है उन जगहों पर जहां इनके सहयोगी दलों के साथ में सरकारें हैं या जहां पर इनकी सरकारें नहीं है वहां पर इसे लागू करवाना काफी मुश्किल होगा। वहां पर अभी किसी भी राज्य ने इस बारे में कोई चर्चा भी शुरू नहीं की है। अभी तक जहां भी यह लागू हुआ है वो सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही लागू हुआ है और बीजेपी शासित राज्यों में ही इसे लागू करने की चर्चा भी हो रही है। तो ये बीजेपी की ही सोच है। बीजेपी ही जब बीजेपी ने शुरुआत में ही कहा था कि वो समान नागरिक संहिता लाएगी, तभी से ये बीजेपी के मुख्य एजेंडे में शामिल है। तो बीजेपी अभी इसे अपने जो कार्य क्षेत्र वाले राज्य है उन्हीं में लागू करवा रही है। जब ये अन्य राज्यों में जाएगा तो वहां पर काफी मुश्किलें होगी। बीजेपी अपने शासित राज्यों में इसे लागू करवा लेगी, पर वहां पर इनके लिए लागू करवाना काफी मुश्किल होगा। वहां पर ईसाई भी उतने ही सक्षम है जितने हिंदू हैं या मुस्लिम्स हैं, तो ऐसे राज्यों में तो बहुत मुश्किल होगी। जी बिल्कुल, और ये बहुत बोल्ड स्टेप होगा अगर इसको कॉमनली पूरे देश में लागू कराने के बारे में आगे विचार किया जाता है, क्योंकि हमने देखा था कि एक राज्य से धारा 370 हटाने के लिए बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति की जरूरत थी। वो रिस्क केंद्र ने लिया, उसका फायदा हुआ नुकसान हुआ वो अलग बात है, पर वो डेयरिंग दिखाई। पर इस मुद्दे पर केंद्र देखिए, आप इस मामले में समझिए कि केंद्र इस मामले में बहुत फूक फूक कर कदम रख रहा है, क्योंकि उसको पता है कि हर जगह के हालात, सामाजिक परिस्थिति, सोशियो इकोनॉमिक और रिलीजियस जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। उस हिसाब से काम हो रहा है। तो लंबा वक्त लगेगा। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है, समान नागरिक संहिता, तो ये समान नागरिक संहिता हर राज्य की अलग अलग होगी। अभी तो ये बहुत दूर की कौड़ी है, पर अगर कुछ राज्यों में भी इसे लागू करवा लिया जाता है और सबकी स्वीकृति इसको मिल जाती है तो ये आगे के लिए नींव जरूर बन सकती है। बीजेपी कितनी कामयाब होगी देखा जाएगा, वक्त बताएगा। और क्या इस पूरे मामले में बहुत शांति के तरीके से, उत्तराखंड में जैसे कोई दिक्कत नहीं आई, गुजरात में दिक्कत नहीं आई, क्या मध्य प्रदेश में ऐसा होगा, ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, इकबाल खान साहब, उज्जवल शुक्ला जी और प्रोफेसर अजय सिंह जी ने हमें ज्वाइन किया था। चारों ही मेहमानों का शुक्रिया, दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।